Assalamu alaikum students, welcome to Alhamd Dynamic World. My name is नादिया राना और आज हमने इंग्लिश का इंटर पार्ट 2 का एसे राइटिंग करना है. I would teach you people how to write a perfect essay. एसे लोगों को लगता है बहुत आसान है लिखना और हम जो लिख रहे हैं बस वो एग्जामिनर देखेगा और हमें बहुत सारे मार्क्स एक साथ दे देगा. ऐसा नहीं होता. एसे की बहुत सी टेक्निकलिटीज़ होती हैं और हमें हर चीज़ को फोकस करना चाहिए. इट हैज़ अ वर्थ ऑफ 15 मार्क्स. 15 मार्क्स की वर्थ की कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर जो एग्ज़ामिनर है वो कुछ चीज़ें ऐसी देखेगा जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है कि ये माइनर इम्पॉर्टेंस की हैं, लेकिन नहीं, जो पेपर चेकर है उसके लिए वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं. बहुत साल पेपर चेक किए और उसमें मैंने फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीखी कि ये चीज़ें हमारे एसे में स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि हमने इन चीज़ों पर फोकस करना ही करना है. तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझो कि स्टूडेंट ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट एसे लिख कर आता है और वो घर वालों को आके बताता है कि मैंने बहुत अच्छा एसे लिखा, लेकिन जब एग्जामिनर उस एसे को चेक करता है तो वो उस पर लाइन लगा देता है, क्रॉस कर देता है. क्यों? आपने इतनी मेहनत की, आपने इतना अच्छा एसे लिखा, लेकिन उसमें क्रॉस लग गया. क्यों लग गया? क्यों 0 मार्क आ गए? उसकी रीज़न ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने जो एसे लिखा है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट कितने पैराग्राफ्स थे और पैराग्राफ्स को आपने कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करना था. जो कोहेरेंस होती है, को रिलेट करना, स्टेप बाय स्टेप चलना, स्टेजेस के साथ चलना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी भी एसे के अंदर उसके पैराग्राफ्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब आपके पास तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा है कि एक एसे के पैरेलल एक वक्त था कि पैराग्राफ राइटिंग आती थी और एसे की वर्थ भी 15 मार्क्स और पैराग्राफ राइटिंग की भी 15 मार्क्स ही थी. एक पैराग्राफ जो 7-8 लाइन का होता है उसकी वर्थ 15 मार्क्स का होना और एक एसे जिसके अंदर आप 12 to 13 पैराग्राफ्स लिख चुके होते हो उसकी वर्थ भी 15 मार्क्स का होना, ये बड़ी टेक्निकल बात है. पैराग्राफ के अंदर हर लाइन आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पैराग्राफ कब ख़त्म हो गया. एट टाइम्स ऐसा आपने पैराग्राफ की एक जो टॉपिक सेंटेंस है, मेन लाइन है, वो लिखी और नेक्स्ट लाइन से ही आपकी जो सिमेट्री है, जो रिलेशनशिप है लास्ट सेंटेंस से, वो ब्रेक हो गई और आपका पैराग्राफ ख़त्म हो गया. वहाँ से ही आगे क्रॉस कर दिया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि सब कुछ लिखा और उसके बावजूद मार्क्स नहीं आए. तो हम पहले ऐसे, क्योंकि हमने इस दफ़ा इस यूनिट में 2 एसेस करने हैं, एसे 9 एंड एसे 10 जो आपके स्मार्ट सिलेबस के सीक्वेंस में आ रहे हैं वो. तो उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर समझाना चाहूँगी कि एसे राइटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपने फोकस करनी है और फिर किस तरह एक एसे को लेकर चलना है और फाइनली हम अपने एसे की तरफ आएंगे. सबसे पहले आते हैं जी टाइप्स ऑफ एसेस. एसे की टाइप्स बहुत सी हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो एसेस आपसे रिलेटेड है, जिसमें आपने बताना है, मतलब जो आपके सिलेबस में आते हैं और जो इस दफ़ा भी सिलेबस का पार्ट हैं, वो आइदर दे आर नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव. 3 तरह के ऐसे हैं जो आपके इस सिलेबस में आ रहे हैं. तो हमने सबसे पहले देखना है नरेटिव एसे क्या होता है. नैरेटिव थिंग टू नरेट अ स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें बात करें कि कौन सा एसे नैरेटिव होता है, जैसे हम कहते हैं अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. ये क्या है? ये एक नैरेटिव एसे है क्योंकि इसमें आपने एक स्टोरी को नरेट करना है. आपने बताना है कि आप वहाँ गए, आपने क्या क्या देखा, आपने कितना एंजॉय किया और फिर किस तरह किस वक्त आप वहाँ से वापस आए और फिर उसकी मेमोरीज आपके साथ कैसे चल रही हैं. ये आपकी एक स्टोरी की डिपिक्शन है, आपने नरेट की एक स्टोरी. तो दिस विल बी अ नैरेटिव एसे. नाउ द डिस्क्रिप्टिव एसे, डिस्क्राइब करें चीज़ों को. फॉर एग्जाम्पल, let's take another example of descriptive essay. It will be if we write an essay on mobile phone. यहाँ पर टॉपिक है मोबाइल फ़ोन. अब मोबाइल फ़ोन हम इसको कैसे देख रहे हैं? एज अ डिवाइस.
ठीक है। जब हमने इस मोबाइल फ़ोन को एज अ डिवाइस देखा तो हमने बताना है कि मोबाइल फ़ोन बेसिकली है क्या, ये इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये कब बना, इसका यूजेज कहाँ कहाँ किया जा रहा है, इसकी एडवांसमेंट कैसे हो रही है, कितनी जल्दी जल्दी हो रही है, इसका फ्यूचर क्या है। ये सब चीज़ें जब हमने देखी, वी हैव डिस्क्राइब्ड, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमने एक डिवाइस को डिस्क्राइब किया है एक पूरे ऐसे में। दिस विल बी अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ना आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। हम इसी ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में चेंज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन अ ब्लेसिंग और अ कर्स। हमने क्या लिखा, हमने लिखा मोबाइल फोन एक रहमत है या जहमत है। अब यहां पर आपके आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। आप बताओगे कि मोबाइल फ़ोन बेसिकली है क्या, इसका यूजेज है क्या, इसकी पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, इसकी नेगेटिविटीज़ क्या हैं, और ये कितनी जगह पर हम यूज़ करें तो ये एक ब्लेसिंग बनता है, कैसे कैसे यूज़ करें तो ये एक कर्स बनता है, और फिर आपके अपने फर्दर आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका कंक्लूजन और आपके सजेशंस, ये सब इस ऐसे का पार्ट होंगे। तो ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा, राइट। अब ये इतने टाइप के ऐसे आपके पास आते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, सबसे ज़्यादा जो ऐसे आपको आता है वो आर्ग्यूमेंटेटिव आता है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में से होता है। तो करंट अफेयर्स में से ऐसे का आना मस्ट है। कभी कभी ये जो नैरेटिव ऐसे है, इसकी जगह पर आपको जैसे होता है ना, माई सेल्फ, माई हॉबी, ऐसे ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप अपनी ज़ात की बात करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई फेवरेट टीचर, ऐसे टॉपिक्स। तो उन्होंने पहले से सोचा होता है कि उन्होंने किस एरिया में से एसेस देने हैं, और हर एरिया में से एक एसे ज़रूर आता है। इस वक्त करंटली मेरी नज़र में कोविड-19 एक बहुत बड़ा इशू है। करंट अफेयर में इस वक्त हॉट टॉपिक कोविड-19 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे होगा आपके एसेस में। आपके एसेस की जो स्मार्ट सिलेबस की लिस्ट है उसमें कोविड-19 का ऐसे भी है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे अंदाज़ा है या कुछ, बस मुझे ऐसा लगता है कि जो करंट अफेयर में जिस वक्त जो चीज़ें चल रही हो ना, उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो हम सारे एसेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा एज हमें ये मिला कि आपके पास एक स्मार्ट सिलेबस है। पहले तो ऐसे डिफाइंड ही नहीं थे, आप अनसीन एसेस करते थे, अनलिमिटेड एसेस करते थे, लेकिन अब आपके पास डिफाइंड एसेस हैं, तो तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो बात अब मैं बताने लगी हूँ, ये बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो क्रैमिंग नहीं करते, जो रोट लर्निंग, ये जो रट्टा की जो एक वो क्या कहना चाहिए माफिया है या फोबिया है, इससे वो बच्चे दूर रहते हैं और क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। वो खुद से क्रिएट करना सीख जाते हैं और उनको आता है। उनको ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब आ जाते जी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक अच्छे एसे की। सबसे पहले एसे शुड हैव अ प्रॉपर बिगिनिंग, इट शुड हैव अ मिडल एंड अ प्रॉपर एंडिंग। अब ये बिगिनिंग क्या है, मिडिल क्या है, एंडिंग क्या है, इसके लिए मैं एक आउटलाइन आपके सामने ड्रॉ करूंगी। तो हम इसको अभी यहाँ पर भी डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाती, यहाँ पर जाऊंगी। नाउ शॉर्ट पैराग्राफ्स। अभी मैंने बोला कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि आपके जो पैराग्राफ हैं वो एट टाइम्स पूरा एक एसे जिसमें 4 to 5 पेजेस, जिसको गिट्ठों से नापना कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली पूरा एसे लिख जाते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो एक पैराग्राफ शुरू करते हैं और पैराग्राफ ख़त्म होने में नहीं आता, वो सारे पेजेस में वही पैराग्राफ यूज़ कर देते हैं, या फिर 2 to 3 पैराग्राफ्स जिनकी लेंथ पेजेस जितनी होती है। ये गलत है। आपका एग्जामिनर यूजुअली जब पेपर चेक करता है तो वो क्या चीज़ देखता है, हर पैराग्राफ की बिगिनिंग कितनी स्ट्रांग है, यानी आपका टॉपिक सेंटेंस। फिर वो देखते हैं कि बाकी सारे सेंटेंसेस उस टॉपिक सेंटेंस को ही सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और बात उसने इसके अंदर ऐड कर दी है। और फिर ये देखता है कि पैराग्राफ में उस टॉपिक सेंटेंस के एंड पे, मतलब पूरे पैराग्राफ के एंड पे, क्या आपका जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आपके टॉपिक सेंटेंस को ही वेट करती है, या आप बात कहीं और से शुरू की और पहुंच कहीं और गए। तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो पैराग्राफ्स शॉर्ट रखने चाहिए, इतने शॉर्ट कि उसके अंदर आपके सारे जितने सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं उसमें या तो डिटेल्स हों या एग्जाम्पल्स हों
या आप कह सकते हो कि रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया हो, फर्दर इंफॉर्मेशन हो, लेकिन टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये आपके पास पैराग्राफ शॉर्ट होने चाहिए। दैट मीन्स कंसाइसनेस नॉट ऑफ द एसे। एसे के अंदर तो आपको 300 to 400 वर्ड्स लिखने हैं। कंसाइसनेस ऑफ द टॉपिक, आप स्ट्रिक्ट रहें, उसी टॉपिक पर रहें, उस टॉपिक से आपने इधर उधर नहीं होना जो एक पैराग्राफ में यूज़ किया है। और जब नेक्स्ट पॉइंट पर जाना है तो आपने ये देखना है कि अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो तो सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक जगह लिखो, नेगेटिविटीज़ लिख रहे हो तो सारी नेगेटिविटीज़ एक जगह लिखो, कंपैरिजन बना रहे हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बाद बनाओ, कंक्लूजन लिख रहे हो तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए, सजेशंस डाल रहे हो तो वो लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए। तो पैराग्राफ का सीक्वेंस, उसकी अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, ये बात आपने फोकस करनी है। कंसाइसनेस ऑफ द टॉपिक इन वन पैराग्राफ, दैट मीन्स वर्ड काउंट शुड बी 300 to 400 वर्ड्स। अब स्टूडेंट को ये लगता है यू कैन एक्सीड द लिमिट ऑफ 400 वर्ड्स, 300 से लेस नहीं होंगे, 400 से आप एक्सीड कर सकते हो। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसे कब लिखना चाहिए, जब आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास रिमेनिंग हाफ एन आवर है, 45 मिनट्स हैं, 25 मिनट्स हैं, जितने मिनट्स हैं इससे कम नहीं रखते। तो आपके पास जितने मिनट्स रह गए हैं, बजाय इसके कि आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाएं, आप उस टाइम को यूटिलाइज करें अपने एस्से में। जितनी लेंथ ले सकता है आपका एस्से आप लें, जितने पॉइंट्स आप उसके अंदर डाल सकते हैं आप डालें, जितना परसुएसिव आपका स्टाइल होगा उतने ज़्यादा मार्क्स यू कैन ऑब्टेन। क्योंकि राइट नाउ जो मार्क्स आते हैं ना बच्चे, उसमें आपको % मार्क्स भी मिल जाते हैं। अगर आपने सही तरह से पूरे पैटर्न को फॉलो किया है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आपने वर्ड्स को की यूटिलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग की है, आपका स्टाइल परसुएसिव है, दैट मीन्स यू विल गेट 100% मार्क्स। पूरे मार्क्स आते हैं क्योंकि अब जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अंदर आप ये देखते हो टोटल से कितने मार्क्स माइनस हुए, तो स्टूडेंट्स के कोई 1-2 नंबर भी कम हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स पूरे सब्जेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं टेक्निकली चलेंगे तो। स्मार्ट वर्किंग, तो वर्ड काउंट शुड बी नॉट लेस देन 300 बट इट कैन एक्सीड द लिमिट ऑफ 400 वर्ड्स। अब वर्ड काउंट कैसे होता है? वर्ड काउंट ऐसे होता है, आपने एक लाइन में ऑन एवरेज जितने वर्ड्स लिखे हैं, सपोज यू हैव रिटन डाउन 7 और 8 वर्ड्स, क्योंकि एक लाइन के अंदर अगर आपकी नॉर्मल हैंड राइटिंग है तो आप 7 to 8 वर्ड्स एक लाइन में लिखते हैं। अब 7 to 8 वर्ड्स आपने एक लाइन में लिखे तो आप करेंगे क्या? आप टोटल लाइंस को काउंट कीजिए, टोटल लाइंस को, और डिवाइड कर दीजिए उसको 8 पर। आपको पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल वर्ड काउंट क्या है। आपके टीचर्स भी वर्ड काउंट ऐसे ही चेक करते हैं, क्योंकि जब वो वर्ड लिमिट देते हैं तो वो ये ज़रूर देते हैं कि एक्सेस तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो लिमिट दी है उससे आप कम वर्ड्स नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए एक दफ़ा आपका वर्ड चेक होता है। देन कोहेरेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज you have written down introduction of something in a paragraph. What should be the next paragraph? The next paragraph, definitely it should be the current scenario or position of that thing. आप बताएं इस वक्त वो चीज़ किस सूरत हाल में, क्योंकि you have just introduced the thing और you can go back to the background. तो आपके पास coherence में next step क्या बनता है? एक पैराग्राफ में कुछ लिखा, गलती हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ में हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे, फिर नेगेटिव बातें याद आ गई, फिर नेगेटिव लिख दी, फिर कुछ पॉजिटिव भूला हुआ याद आ गया, फिर पॉजिटिव लिख दिया, तो हम कंफ्यूज कर देते हैं अपने ऐसे को। हमें इजी वर्ड्स और अच्छा यूज़ ऑफ वर्ड्स ऑफ ग्रामर आपको करना है। आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़, जैसे हम कहते हैं ना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसी तरह ऐसे में भी आपके हर पैराग्राफ को इंटरलिंक होना चाहिए आपके प्रीवियस पैराग्राफ के साथ, पता चले कोऑर्डिनेशन में चीज़ें चल रही हैं। दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस। जैसे स्टोरी चलती है, जैसे आपका कैमरा काम करता है, कैमरा के अंदर एक रील डली होती है, आपने उसके अंदर अगर एक सीन भी रिकॉर्ड करना है तो वो सीन कैसे रिकॉर्ड होता है कि डिफरेंट पिक्चर्स
स्टेप बाय स्टेप बनती हैं और फिर वो सारी की सारी मिला दी जाती हैं तो एक पूरा एक्शन आपके सामने आता है। इसी तरह आपका ऐसे है जिसके अंदर आप उसके स्टेप्स को आगे चला रहे हो, उसका फ्लो बना रहे हो, और वो फ्लो अपने क्लाइमेक्स तक कैसे पहुंचेगा अगर आपने हर स्टेप को प्रॉपरली फॉलो किया है। जिगजैग में जाएंगे तो ऐसे भी तो अच्छा नहीं बनेगा ना, उसका फ्लो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका ऐसे बनेगा। अब आ जाते हैं जी कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे बनाते हैं? आपके ऐसे में बेसिकली एक नहीं 2 कंक्लूजन्स होते हैं। अब ये बात थोड़ी डिफरेंट आपको लगेगी, इट्स यूनिक थिंग कि आपके ऐसे में एक वक्त में 2 कंक्लूजन कैसे हो सकते हैं। एक कंक्लूजन बच्चे तब होता है जब आप उस डिवाइस या जिस टॉपिक के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हो उस जगह पर एक कंक्लूजन आता है। और फिर एंड में एक दफ़ा चीज़ें जब आप वाइंड अप करते हो, आप सब चीज़ों को एक जगह पर एक पॉइंट पर ला रहे हो, स्क्वीज़ कर रहे हो अपने टॉपिक को, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जाके फिर आप एक कंक्लूजन निकालते हो। तो यू गेट 2 कंक्लूजन्स इन 1 essay एक्चुअली। एक चीज़ और, essay के अंदर मैक्सिमम कोटेशंस कोट कीजिए, मैक्सिमम कोटेशंस। अब essay प्रोज राइटिंग में आता है, सो हमें इसके अंदर पोइट्री को नहीं डालना चाहिए। पोइट्री की एग्जाम्पल पोइट्री के साथ देते हैं, प्रोज की एग्जाम्पल प्रोज के साथ देते हैं। जितनी कोटेशंस आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं उतनी कोटेशंस आप इसके अंदर ऐड कीजिए। मैं भी आपको जो एसेस प्रोवाइड करूंगी, जो आपको अलहम्द के नोट्स में मिलेंगे, उनके अंदर आपको हर एसे के साथ कोई 7 to 8 कोटेशंस मिल रही हैं। अब ये आपकी हिम्मत है कि आप उसमें से कितनी याद कर सकते हो। मेरे हिसाब से अगर देखें तो हर पैराग्राफ से पहले एक कोटेशन आनी चाहिए। उससे आपका पेपर एक तो बहुत प्रेजेंटेबल हो जाता है, दूसरा अट्रैक्ट करता है, खुद ब खुद एग्जामिनर का दिल करता है ऐसा पेपर देखने के बाद कि वो आपको मार्क्स दे। कोटेशन कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। कोटेशन की प्लेसमेंट किस जगह होनी चाहिए, मार्कर कैसे यूज़ करना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी देयर इन माय लेक्चर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द आउटलाइन। यहाँ मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? उसकी रीज़न ये है कि हमने किसी भी एसे को लेना है और उसकी एक आउटलाइन बनानी है। जैसे हमारे पास इस वक्त जो आपका एसे हमें आज लेना है वो है माय एम इन लाइफ। चले हम आउटलाइन भी फिर उसी एसे की बनाते हैं ताकि जब हम एसे को पढ़ें तो आपको समझ आए कि मैंने इन चीज़ों को कैसे जोड़ा हुआ है। ठीक है, आउटलाइन में सबसे पहले बच्चों क्या चीज़ आती है? आपको लगता होगा कि कोई चीज़ हमें स्टार्ट करनी चाहिए उसके बैकग्राउंड से। नहीं, हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं विद इट्स इंट्रोडक्शन। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होता है एसे का। जो भी टॉपिक हो उसको इंट्रोड्यूस करो। इसके अंदर नैरेटिव ऐसे नहीं आएंगे। नैरेटिव ऐसे के अंदर आपने स्टोरी नरेट करनी है तो उसका हर सिनेरियो का, हर सीन का कोई एक इंट्रोडक्शन नहीं होता। सो जो मैं फ्लो आपको बता रही हूँ वो मैं डिस्क्रिप्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस का फ्लो आपको आउटलाइन में बता रही हूँ। नैरेटिव का फ्लो डिफरेंट है। एक ऐसे हमने नैरेटिव भी करना है, मैं उसका फ्लो आपको सेपरेटली बताऊंगी। तो अब आ जाते हैं जी इंट्रोडक्शन पर। आपके माय एम इन लाइफ का इंट्रोडक्शन क्या होगा? ये तो आपकी ज़िंदगी का एम है, तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? यू नीड टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज एम्बिशन। What is an aim? जिंदगी में मकसद की अहमियत क्या होती है? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई मकसद होता है। अगर उसकी ज़िंदगी में मकसद ना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लाइफ में आपके पास कोई एम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। लाइफ मीनिंगफुल कब बनती है? जब हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कुछ आगे से आगे कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल की, जो आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है। तो हमें इंट्रोड्यूस करना है पहले एम्बिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं। ये चीज़ें आप इसके इंट्रोडक्शन में डालेंगे। और लाइफ में किसी भी इंसान के लिए एम की अहमियत है क्या? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्बिशन इन लाइफ? इफ़ वी डू हैव एन एम्बिशन दैट मीन्स वी हैव
something meaningful in life. Otherwise we are just living a life, we are not enjoying it. ज़िंदगी को गुजारा नहीं जाता, ज़िंदगी को जिया जाता है. तो हमने what is an aim इंट्रोड्यूस करना है. मैंने दूसरा पैराग्राफ, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ, इसका सेकंड पैराग्राफ जो बनता है वो होता है बैकग्राउंड. बैकग्राउंड. अब एम्बिशन का बैकग्राउंड क्या होगा, आपके एम का बैकग्राउंड क्या होगा. बैकग्राउंड में आएगा, क्या सिर्फ आप ही हो जिसने ये डिसाइड किया दैट देयर शुड बी सम एम ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, और द पीपल बिफोर यू और द पीपल बिफोर एजेस दे डिसाइडेड दैट दे शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव इन लाइफ. जिंदगी का पर्पस होना चाहिए. क्या ये एम्बिशन सिर्फ आपका है या इसका कोई बैकग्राउंड भी है. आपने अपने बड़ों से सीखा कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद था और वो फिर अपने मकसद पर चले, आपने भी उसके मुताबिक ही अपना कोई मकसद सेट किया. तो बैकग्राउंड किस चीज़ का आया, बैकग्राउंड आया उन लोगों का जो आपसे पहले एम सेट करते थे और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हुए. तो आपको अट्रैक्ट किया उन लोगों ने, आप भी इसी चीज़ पर पहुंचे हो. तो सेकंड पैराग्राफ विल बी अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ हैविंग एन एम इन लाइफ. थर्ड थिंग, अब हम चल रहे हैं, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2 एंड दिस इज पैराग्राफ 3. एक्चुअली ये सिर्फ वन पैराग्राफ नहीं है. आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, एम जिन लोगों की ज़िंदगी में होता है उनकी ज़िंदगी में अच्छी बात क्या होती है, उनकी ज़िंदगी बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे होती है, वो ऑप्टिमिस्टिक कैसे होते हैं, उनकी अप्रोच क्या है लाइफ की तरफ, वो कितने खुश रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो कितने सक्सेसफुल रहते हैं और वो कितना अच्छा रोल मॉडल बनते हैं बाकी सबके लिए. ये है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और ऑफ हैविंग एन एम इन लाइफ. अभी तक हम अपने एग्जैक्ट टॉपिक पे नहीं आए. हमारा टॉपिक है माय एम इन लाइफ. हम अभी तक थर्ड पैराग्राफ, वी हैव रीच्ड अप टिल थर्ड पैराग्राफ एंड जस्ट वी हैव कम ओवर दिस डांस वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग और अ नेगेटिव वन. हम अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर अभी तक नहीं आए, थर्ड पैराग्राफ, क्योंकि मैंने बोला वी हैव टू राइट मैक्सिमम पैराग्राफ्स. ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ. अब आपके पास अगर सपोज पता चलता है, आपको पता चलता है कि इसकी पॉजिटिविटी एक नहीं है ज़िंदगी में, अगर आपके पास एक एम्बिशन है, एक एम है, तो इसकी तो बहुत सी फ़ायदे हैं, आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे. तो जितने फ़ायदे आपको याद आते हैं, आपको एक फ़ायदा याद आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, सपोज़ आपको 3 फ़ायदे याद आते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहला फ़ायदा, पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे. यहाँ आप क्या करेंगे, 2 या 3 फर्दर पैराग्राफ्स डेवलप करेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर सारे एस्पेक्ट्स अगर आप एक जगह लिखोगे तो पैराग्राफ नहीं बनता, क्योंकि पैराग्राफ में आप आर्ग्यूमेंट्स देते हो किसी एक टॉपिक को लेकर. जितने टॉपिक्स आपको याद आते जाएंगे, जितने पॉइंट्स आपको याद आते रहेंगे और उनकी अपनी अपनी डिटेल भी है, तो आप उनको सेपरेट पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करोगे. सपोज यू हैव यूटिलाइज 3 पैराग्राफ्स ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो कितने आपके पास पैराग्राफ बन गए, 3, 4 एंड 5. अब तक हमारे पास 5 पैराग्राफ्स बन गए. ठीक है, यहाँ तक हमारे पास 5 पैराग्राफ्स बन गए. अब आ जाए जी नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर. फोर्थ पॉइंट इज फोर्थ, इट्स नॉट पैराग्राफ नंबर. पैराग्राफ नंबर विल बी 6th. पॉइंट नंबर 4 इज नेगेटिव एस्पेक्ट्स. नेगेटिव एस्पेक्ट्स. अब नेगेटिव एस्पेक्ट्स कितने होते हैं, कभी टॉपिक ऐसा है जैसे इलिटरेसी इन पाकिस्तान, जैसे कोई बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका होना बुरा है, जैसे बैगिंग. ये वो चीज़ है जिसकी नेगेटिविटीज़ ज़्यादा हैं, इसकी पॉजिटिविटीज़ नहीं होती. तो ऐसा टॉपिक जिसकी नेगेटिविटीज़ ज़्यादा होंगी, उसमें आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखोगे. जहाँ पे पॉजिटिविटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पर आप पॉजिटिविटीज़ पर ज़्यादा पैराग्राफ लिखोगे. सपोज़ इसकी नेगेटिविटीज़ आपको
ज़िंदगी में एम होने की कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आती, तो ऐसा नहीं है कि आप ये पैराग्राफ नहीं लिखोगे। हेडिंग नहीं बनाते एस्से में, हरगिज़ हेडिंग नहीं बनाते, इसीलिए मैंने ये आउटलाइन सेपरेट की है, क्योंकि जब आप एस्से लिखेंगे तो आप पैराग्राफ सेपरेटली लिख रहे हैं, लेकिन आप हेड्स नहीं बना सकते। हेड से नेगेटिव मार्किंग होती है। गलती से भी कोई ये हेडिंग देने की कोशिश ना करे, बस आपको एरिया पता होना चाहिए कि आप किस एरिया के ऊपर लिख रहे हो। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में क्या आता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर इस टॉपिक पे कम हैं तो यहाँ पर इसका एक ही पैराग्राफ बनेगा कि इट हैज़ नो नेगेटिव एस्पेक्ट, और अगर कोई नेगेटिव बात एक याद आ जाती है तो वो भी आप इसी एक पैराग्राफ में मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 6 पैराग्राफ्स हो गए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप पॉइंट नंबर 5 पैराग्राफ नंबर 7 आप इसके अंदर कहाँ जा रहे हो, आप लिखोगे कंपैरिजन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब मैंने बोला था कि एक एसे में आपके पास 2 दफ़ा क्या आता है, कंक्लूजन आता है। तो ये जब आपने कंपैरिजन किया तो यू कम टू सम कंक्लूजन। आप कंपेयर करो, पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है आपकी नज़र में, और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप इसका एक कंपैरिजन बनाते हैं। अब आप आ जाएं जी, माय एम्बिशन इन लाइफ। पॉइंट नंबर 6, आपकी ज़िंदगी का मकसद, माय एम्बिशन इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये है आपका पॉइंट नंबर 6। पैराग्राफ नंबर्स मैंने अब काउंटिंग करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं 2 साइड पे काउंटिंग मुश्किल हो जाती। तो आपने बताना है आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। किसी का गार्डनिंग होता है, किसी का बुक रीडिंग होता है, किसी का टूरिज़्म होता है। बेशुमार दुनिया में तो हॉबीज़ की कोई इंतहा ही नहीं है, लेकिन हॉबीज़ को ही आपने अपना एम बना लिया, या आपका प्रोफेशन आपके पैशन से मैच नहीं करता, आप किसी से इंस्पायर्ड हो और किसी रीज़न से इंस्पायर्ड हो, वो सब बातें आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपने कोई गोल सेट किया तो उसके पीछे रीज़न क्या था, वो आपका गोल, वो आपका ऑब्जेक्टिव, वो आपका एम्बिशन है क्या, आप क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर लाइफ में अपने आप को कहाँ देखते हो, ये सब बातें आप इस पैराग्राफ में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 7, हाउ it can help you in your future life। आपका जो एम्बिशन है वो आपको कैसे हेल्प करता है, आप अपने आप को कैसे देखते हो कि आप लाइफ में, क्योंकि हम बीइंग ह्यूमंस हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, मॉनेटरीली अपने आप को वीक तो हम देख नहीं सकते। हम देखते हैं हमारे पास फ्यूचर में बहुत सारा पैसा हो, हम सक्सेसफुल हों, जो खुशियाँ आपको चाहिए, आप सब कुछ माइंड में रख के अपने एम्बिशन सेट कर रहे होते हो। तो आपका जो एम्बिशन, आपका जो ऑब्जेक्टिव, आपने अपने आप को फ्यूचर में जो बनाने का सोचा है, तो उसका फ्यूचर क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, ठीक। फिर आप एग्जाम्पल कोट करते हो। पॉइंट नंबर 8, from outside world, comparison with outside world। आप ये बताएंगे जो बाहर की दुनिया है उसमें किस तरह आप देखते हो कि जी कोई और ऐसा शख्स जिसका ये एम था लाइफ में, आपने उसको देखा, आप उससे इंस्पायर हुए, आप कितनी रिसर्च उसके ऊपर कर चुके हो, आप कितने पैशनेट हो, आप कितने डिटर्मिन्ड हो, और आपकी रिसर्च आपको क्या बताती है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो, कहीं पर देख रहे हो या उसके बराबर या उससे आगे, क्योंकि आपने उससे बहुत कुछ सीख लिया। तो आप पॉइंट नंबर 8 में कंपैरिजन कर रहे हो विद द आउटसाइड वर्ल्ड। नाउ पॉइंट नंबर 9, दिस विल अगेन बी अ कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या था,
पहला कंक्लूजन आपने निकाला था पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के दरमियान में कि पॉजिटिविटी ज़्यादा है इस एक टॉपिक की या नेगेटिविटी ज़्यादा है। आप किस नतीजे पे पहुँचे हो वो आपका कंक्लूजन था। अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को कंक्लूड कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि आपकी लाइफ में अब एक एम्बिशन है। आप अपने आप को एवेल्युएट करते हो, एनालाइज करते हो कि फ्यूचर में आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो अपने इस एम्बिशन को लेकर, आपकी वर्थ क्या होगी और उसके लिए आपने क्या कोशिश शुरू कर दी है। कंक्लूजन यहाँ पे आप किस चीज़ का कर रहे हो? कंपैरिजन किया है अपने आउटसाइड वर्ल्ड का और अपने एम्बिशन का। इनके दरमियान में जो कंक्लूजन, आप किस नतीजे पर पहुँचे कि आपने राइट ऑप्शन लिया है, आपकी चॉइस ठीक है, आपने इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को पूरी तरह से एवेल्युएट कर लिया है, आपको पता है क्या नुकसान हो सकता है, आपको क्या पता है क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सब कुछ आपने यहाँ पे कंक्लूजन में लाना है। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 10, आई थिंक इट विल बी 13th और 14th पैराग्राफ ऑफ योर एसे, और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? यू सजेस्ट सजेशंस। क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं? आप दूसरों को समझाना चाहते हो कि किस तरह आप अपने आप को देखते हो और दूसरों के लिए और कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं इसी सेम एम्बिशन को अडॉप्ट करके, इसी रास्ते पर चलकर। तो आप उनके लिए, अगर कोई आपके पास आइडिया है तो आप उनके लिए सजेशंस भी छोड़ सकते हो। एक ऐसे कंप्लीट तब होता है जब उसके पास एक बिगिनिंग हो। बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आ जाता है, फिर उसके पास एक मिडल हो। हमने यहाँ पे बात की थी बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग की। इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आपकी बिगिनिंग आती है, मिडल में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कंपैरिजन, और यहाँ तक आपके पास कंक्लूजन से पहले तक आपके पास मिडल चल रहा है, और एंडिंग में आपका कंक्लूजन और आपके सजेशंस आते हैं। तो आपके ऐसे के अंदर बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। माई एम इन लाइफ विल बी आर essay in tomorrow's lecture। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।